अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 8 वेव्स का आज लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज। बीट्स के बाद ये टॉपिक हमारे पास है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। हमने इस टॉपिक में देखना है कि वेव्स रिफ्लेक्ट कैसे करती हैं। वेव्स अगर किसी मीडियम के साथ अगर टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक कैसे करती हैं। अब हमारे पास दो केस आ जाएंगे कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब वेव रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी, क्या उसमें कोई फेज चेंज आएगा, या फिर डेंसर मीडियम से जब वो रेयर मीडियम में आएंगे तब आपके पास क्या कोई फेज चेंज आएगा या नहीं आएगा। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज है क्या। द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम अ बाउंड्री ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। किसी भी मीडियम की बाउंड्री से वेव का टकरा कर वापस आना, बाउंसिंग बैक होना, ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। और नेक्स्ट आपके पास है कि फेज चेंज मतलब क्या उसके एंगल में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब वेव आपके पास मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस पूरे चैप्टर में जो हमारा ज़्यादा फोकस था वो मैकेनिकल वेव के ऊपर था। और मैकेनिकल वेव आपको जैसा कि पता है कि हम किसी स्ट्रिंग में या स्प्रिंग में, दोनों में हम वेव्स को सेटअप करा सकते हैं। अगर हम किसी वेव को स्ट्रिंग में सेटअप करवाते हैं तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव बनती थी। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव थी जो क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल थी। और अगर हम किसी स्प्रिंग में वेव्स को सेटअप कराते हैं तो वो जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे होंगे। तो यहां पर मैकेनिकल वेव्स में हमने बिहेवियर देखना है कि द बिहेवियर ऑफ मैकेनिकल वेव एट द बाउंड्री कैन बी स्टडीड बाय सेंडिंग वेव पल्सेस अलोंग अ नैरो स्प्रिंग और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, स्प्रिंग भी ले सकते हैं। हमारे हिसाब से जो टेक्स्ट बुक में एक वेव को सेटअप कराया गया स्ट्रिंग में, तो वो हम चीज़ को देखेंगे। अब आप एक चीज़ को ध्यान में रखना जो आपने नोट करनी है चीज़, फिर आपको बाद में वो चीज़ समझ आएगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब वेव रेयर से डेंसर मीडियम पर जाएगी, जब वेव रेयर से डेंसर मीडियम पर जाएगी तो फेज शिफ्ट आएगा पाई या पाई रेडियन का, अगर थीटा में देखा जाए तो 180 डिग्री का, और λ/2 ये आपके पास फेज शिफ्ट ये आएगा। और अगर कोई वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तब आपके पास कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, 0 डिग्री आपके पास फेज शिफ्ट है, मतलब उस वक्त आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा फेज में। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम केस देखते हैं कि जब एक वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो फिर जैसे कि बताया फेज शिफ्ट आएगा। अब वो कैसे आएगा इसमें हम देखते हैं। फर्ज कर लें आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड आपने एक वॉल के साथ, एक दीवार के साथ फिक्स्ड कर दिया, और दूसरा फ्री एंड जो है उसमें आपने एक पल्स को जनरेट किया। अब स्ट्रिंग में कैसी वेव जनरेट होती थी? ट्रांसवर्स वेव। तो जब हमने एक पल्स को जनरेट किया तो उस हाफ पल्स को हमने जब जनरेट करवाया तो यहां पर आप देख भी सकते हैं, जब हम एक फ्री एंड में एक पल्स को जनरेट कराएंगे तो वो किधर जाएगा? वो एक फिक्स्ड एंड, एक वॉल की तरफ जाएगा। और यहां पर जब वो दीवार की तरफ वो एक वेव का जो पल्स है, क्रस्ट आप कह सकते हैं, वो ट्रैवल करता हुआ जब रेयर मीडियम, जो आपके पास स्ट्रिंग है वो मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम, और जो दीवार है वो इस टाइम डेंसर मीडियम है। तो जब वेव ट्रैवल करते करते डेंसर मीडियम पर जाके टकराएगी तो फिर होगा क्या कि आपके पास जो वेव है, वेव डिस्टर्बेंस जो होता है वो आगे से आगे प्रोपगेट कर रही होती है। तो जब लास्ट में आपके पास एक मीडियम आएगा जो कि दीवार है, तो अब स्ट्रिंग के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जो दीवार है उसके पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ मूव करवाए, क्योंकि क्रस्ट बनता हुआ आ रहा है। जब क्रस्ट बनता हुआ आ रहा है, फर्ज कर लें ये आपके पास एक दीवार है, जब आपके पास एक क्रस्ट बनता हुआ आ रहा है इस तरीके से, तो जब दीवार में आके वो क्रस्ट टकराएगा तो वो दीवार के पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ तो नहीं मूव करवा सकता, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो वेव की एनर्जी का कुछ पार्ट ये जो दीवार है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और बकाया जो आपके पास है, चूंकि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो आप यूं समझ लें कि वॉल को ये ऊपर की तरफ नहीं उठा सकता। तो वॉल ने इसको क्या किया कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में एक आपके पास वेव आई है तो उसने इसको उल्टा दिया,
उसका जो फेज है वो चेंज कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर एक पल्स बनते हुए आ रही थी तो एक आपके पास ऐसा सिनेरियो आएगा कि ये इन्वर्ट हो रही होगी तो एक लकीर बनेगी, उसके बाद आप देखते हैं कि क्रस्ट ट्रफ में बदल गया। भेजा क्रस्ट था पर वापस जो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होकर जो आपके पास वेव आ रही है वो एज अ ट्रफ आ रही है। अब इसमें कितना फेज शिफ्ट आया हम वो देखते हैं। आपके पास जो एक पूरी वेव होती है, उस पूरी वेव जो एक बनती है वो लैम्डा, उसका जो हम वेवलेंथ होती है वो लैम्डा होती है। हमारे केस में हमने एक पार्ट, एक पल्स लिया हुआ है, एक क्रस्ट लिया हुआ है, तो उस केस में लैम्डा को जब हम हाफ करेंगे तो वो λ/2 में चला जाएगा। और एक पूरी वेव में 2π रेडियंस होते हैं। तो हाफ की बात अगर हम करें कि ये जो हमारे पास हाफ पल्स बन रही है, पास पूरी वेव होती है वो 2π रेडियन होती है। और अगर उसी का हाफ करें तो आपके पास, क्योंकि हमारे पास हाफ पल्स है, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, तो वो पाई रेडियन होती है। मतलब ये जो पाई रेडियन है आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो आपके पास क्रस्ट है ये पूरा पलट कर ट्रफ बन गया है, तो आपके पास 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज शिफ्ट आएगा। ये तो सारी की सारी सिचुएशन थी रेयर टू डेंसर मीडियम। अब हम बात करते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम। अब जैसा कि हमें पता है डेंसर से रेयर मीडियम में जब कोई भी वेव ट्रैवल करेगी तो फेज शिफ्ट कोई भी नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर वो बात देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ छोटी सी जो यहाँ पर चेंज की है वो ये है कि अब हमारे पास एक फर्ज कर लें एक रॉड है और उस रॉड में हमने एक रिंग को प्लेस कर दिया, एक रिंग डाल दिया और इस रिंग को कंसीडर किया हुआ है कि ये जो रिंग है ये रिंग आपके पास बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा इसका जो मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हमने एक रॉड में जो एक रिंग है उसमें अटैच कर दिया और एक फ्री एंड से हम पल्स जनरेट करेंगे। अब सिनेरियो यहाँ पर बदल जाएगा। अब देखिए स्ट्रिंग जो आपके पास है वो डेंसर मीडियम बन जाएगी और जो आपके पास एक रॉड में जो आपके पास रिंग लगा हुआ है उस रिंग में जो हमने एक स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है और उसका मास अगर बहुत कम है, वो बहुत मास लेस रिंग है हमारे पास, तो उसका चूंकि मास और कम है तो वो रेयर मीडियम बन जाएगा। जो आपके पास रिंग है वो तो इजीली ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। तो अब यहां पर हम यूं करेंगे कि ये सेटअप को अरेंज करने के बाद रिंग एंड पर अटैच कर दिया हमने और एक फ्री एंड से हम एक जो क्रस्ट है, एक आपके पास वेव का एक पल्स है वो हम जनरेट करवाएंगे। जब हम वो एक वेव जनरेट करवाएंगे तो पल्स आगे की तरफ जा रही। अब पल्स आगे की तरफ मूव करते करते अब जब एट द एंड आपके पास रिंग के पास जब वेव की जो डिस्टर्बेंस है वो जब रिंग के पास जाएगा तो अब वो इजीली रिंग को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये आपके पास अब डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब जो एनर्जी है, जो स्ट्रिंग के पास एनर्जी है वो इतनी एनर्जी रखती है कि वो जो आपके पास रिंग है उसको ऊपर की तरफ उठा सके। तो जब वेव का एक क्रस्ट ऊपर की तरफ उठा और जब ये रिंग वापस नीचे की तरफ आ रहा होगा इस तरीके से, जब ये कुछ फिगर्स में आप देख सकते हैं, जब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा होगा तो फिर से आपके पास एक क्रस्ट ही भेजा था, क्रस्ट ही वापस आ रहा है। आप अब यूं एज्यूम करें आपने भी तो इसी तरीके से एक पल्स को जनरेट कराया था, यही पल्स आगे जा रही थी। अब इस एंड पर आप देखें ये जो रिंग है, ये जो आपके पास यहाँ रिंग है, ये रिंग ऊपर की तरफ उठा और वापस नीचे की तरफ आया। जब रिंग ऊपर की तरफ उठा वापस नीचे की तरफ आया तो ये ऐसा ही है जिस तरीके से आपने एक क्रस्ट को जनरेट कराया था, यहाँ पर रिंग भी क्या कर रहा है, एक क्रस्ट को जनरेट करवा के दे रहा है। मतलब कोई फेज शिफ्ट नहीं आया। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में मैकेनिकल वेव ट्रैवल करेगी तो उधर आपके पास कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। जबकि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो पार्टिकल्स को, जिस तरह दीवार है वो दीवार आपके पास तो मूव नहीं कर सकती क्रस्ट की तरह अप, तो वो क्या करेगी, वो इसको उल्टा देगी, तो वहां पर फेज शिफ्ट आ जाएगा। अब रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि यही सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। देखिए मैकेनिकल वेव में तो दोनों आ सकती है ना, ट्रांसवर्स वेव भी आ सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आ सकती हैं। तो एक जब आप स्ट्रिंग लेंगे, उस स्ट्रिंग में जब आप पल्स को जनरेट कराएंगे तो उसमें आपके पास वो केस बनेगा ट्रांसवर्स वेव का। और जब एक स्प्रिंग में आप कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फिनोमेना जब जनरेट करवाएंगे तो उस वक्त आपके पास जो फेज शिफ्ट होगा वो सेम ऐसे ही होगा कि अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन रेयरफेक्शन रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपके पास फेज शिफ्ट आएगा, और जब आप डेंसर से रेयर की तरफ आ रहे हैं तब आपके पास कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिकल वेव के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो जैसा कि बाकी वेव्स हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपके पास फेज शिफ्ट आता है, लेकिन ईएम वेव्स कौन सी वेव्स थी जिनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता था, जैसे कि लाइट वेव्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम ईएम वेव्स को डिस्कस नहीं कर रहे, वो आप चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स में करेंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से बुक में इस जगह इस पोर्शन में इतनी डिटेल्ड नहीं दी गई कि कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे जो है वो फेज चेंज होगा, यहाँ पर उसके बारे में नहीं बताया हुआ, ये आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं कि द फेज चेंज आल्सो अकर्स व्हेन ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। यहाँ इतनी बात करना काफ़ी है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में बाकी ईएम वेव्स या लाइट वेव्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं वही मैकेनिकल वेव की एक और एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, जो मैंने बताया कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, उसकी आप एक एग्जांपल लें कि साउंड वेव्स में आपके पास कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो देखें, साउंड वेव्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक द अदर टाइप्स ऑफ वेव्स, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ कानून है, कुछ लॉज हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके पास उनमें से एक कानून है, एक लॉ है जो यहाँ पर हम यूज़ भी कर रहे हैं। अब आप देखें कि साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोपागेट करती हैं और किसी मीडियम, किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं। ये जो साउंड वेव्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा कि जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो किसी मीडियम में जब ये टकराएंगी तो उस मीडियम में थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उस साउंड वेव की और बाकी रिफ्लेक्ट बैक होकर हम तक वापस पहुँच जाएगी। ये जो साउंड वेव्स हैं इनका इस्तेमाल हम काफ़ी जगहों पे कर सकते हैं, जैसे कि जब ये इनकी एक हमने प्रॉपर्टी को देखा कि ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही हैं, तो किसी भी ओशन की डेप्थ को मालूम करने के लिए हम साउंड वेव्स को भेजते हैं। सबमरीन के अगर आपके पास कोई सबमरीन है तो आप ये देखना चाहते हैं कि क्या इस समंदर में कोई और भी सबमरीन है, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए साउंड वेव्स यूज़ की जाती है। या सबमरीन में अगर सबमरीन ट्रैवल कर रही है और वो ये देखना चाहती है कि आगे क्या हर्डल है, कोई आपके पास ऑब्स्टैकल तो नहीं है, तो वो भी साउंड वेव्स को एक प्रोड्यूसर मतलब एक सेंसर लगा होता है जो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और वापस जब वो टकरा कर रिसीवर में आती हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है। और हम एको में देखेंगे कि हम किस तरीके से जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगाकर। तो अब हम एक साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि एको क्या होती है आपके पास। देखें, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल साउंड फ्रॉम अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड एट 0.1 सेकेंड लेटर देन द डायरेक्ट साउंड इज कॉल्ड एको। आपके पास ये जो अक्सर आप ऊंची जगहों पे जाएं जहां पहाड़ वगैरह हो और आप ऊंची आवाज़ में कोई बात करें तो आप ये देखेंगे कि आपको अपनी आवाज़ पलट कर वापस आ रही है। इसको कहते हैं एको, कि ओरिजिनल साउंड गई और टकरा कर किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट से टकरा कर वो वापस आई, लेकिन उसका जो दौरानिया है टकरा के वापस आने का वो है 0.1 सेकेंड। मतलब ये जो आवाज़ आपके कान में पड़ रही है ये 0.1 सेकेंड इतना टाइम होना लाजमी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो है 0.1 सेकेंड। देखें, 0.1 सेकेंड का अगर वक्त है तो आपको एको आराम से सुनाई दे सकती है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ गई और एक क्लियर आवाज़ आपको वापस भी सुनाई दे रही है, उसको एको कहते हैं। अब अगर आपने ये देखना है कि कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए कि आप एको को सुन सकें, तो S इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगाते हैं कि इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर एको कितना हो सकता है, S इज इक्वल टू वी टी। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको पता है तकरीबन 333 या यहाँ पर उसने 340 मीटर पर सेकंड लिया हुआ है। टी आपके पास कितना है 0.1, लेकिन यहाँ को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखें हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना है। अब आपके पास एको क्या है कि साउंड वेव गई और टकरा कर वापस आई, ये तो देखें डबल डिस्टेंस बन रहा है, एक बार जाना उस वेव का और एक बार टकरा कर वापस आना। हमें तो सिर्फ एस चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए कि कितना इफेक्टिव डिस्टेंस हो एको के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हम उस डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 17 मीटर आएगा। ये 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस है। ये 17 मीटर जो आपके पास डिस्टेंस आया, ये आपके पास डिस्टेंस एको के लिए होना लाजमी है। इससे ज़्यादा तो डिस्टेंस हो ही सकता है, लेकिन मिनिमम आपके पास 17 मीटर ही होना चाहिए। इससे कम डिस्टेंस होगा तो फिर एको सुनाई नहीं देगी, वो एक नया फिर फिनोमेना बन जाता है रेवर्बरेशन, हम उसके बारे में आप पढ़ेंगे।
देखें एको तो हम लोगों ने ये देख लिया कि एको आपके पास क्या है कि अगर आप 17 मीटर में या फिर 17 मीटर के कोई और भी डिस्टेंस आपके पास दूर है, तब अगर आप कोई आवाज़ आप कोई बात बोलते हैं तो आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर साउंड वापस आ रही है, वो एको है। और ये जो रिफ्लेक्ट बैक होकर साउंड का आना है, ये जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है, अगर वो मीडियम बहुत स्मूथ है, जैसे कि आपके पास अगर कोई दीवार है, वो दीवार अगर बहुत स्मूथ है, बहुत प्लेन है, तो आपको बहुत अच्छी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी। मतलब अगर सरफेस पॉलिश्ड हुई हुई है, बहुत स्मूथ है, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर जो साउंड आ रही है वो भी बहुत ईजिली आपको सुनाई देगी। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन भी है कि एक रूम में कारपेट बिछा हुआ है और एक रूम वुडन सरफेस में, तो वुडन सरफेस में आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी या फिर जो कारपेटेड रूम है उधर। तो चूंकि वुडन सरफेस एक स्मूथ सरफेस है तो उधर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा है, जबकि जो आपके पास कारपेटेड रूम है, सॉफ्ट या पोरस जो सरफेसेस होती हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उधर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड उतना बेहतर नहीं आपको सुनाई दे सकता। तो यहाँ पर भी यही है कि जितना आपके पास सरफेस स्मूथ होगी उतनी साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके कान में पड़ेगी, ये एको है। और उसके लिए 17 मीटर या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस होना लाजमी है, तभी 0.1 सेकेंड आपके कान में जो आवाज़ परसिस्ट करेगी वो होगी 0.1 सेकेंड की। जैसे आई की परसिस्टेंस होती है वैसे ही आपके पास साउंड परसिस्टेंस भी होती है। देखें अब रेवर्बरेशन की बात करते हैं। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस less than 17 meter away from a source of sound, then echo follows so close upon the direct sound that they cannot be distinguished। देखें अगर आपके पास जो सोर्स ऑफ साउंड है, फर्ज कर ले मैं बोल रहा हूँ, मैं फिलहाल सोर्स ऑफ साउंड हूँ, और जब मैं साउंड वेव्स जो है वो जनरेट होंगी, जब प्रोपगेट करेंगी आगे, तो अगर कोई भी हर्डल है और वो 17 मीटर के बहुत क्लोज है, मतलब 17 मीटर से अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट करीब है, तो अगर उधर से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी तो देखें आपके पास चूंकि डिस्टेंस कम हो गया 17 मीटर से, तो जो टाइम है आपको वापस जो रिफ्लेक्ट बैक होकर जो साउंड आपके कान में पड़ेगी उसका टाइम तो बहुत 0.1 सेकंड से कम हो जाएगा और जल्दी आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ओरिजिनल साउंड और जो इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट होकर साउंड आपके पास वापस कानों में पड़ी है, इसके बारे में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि जो आवाज़ है वो थी क्या। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि ऑडिटोरियम्स या हॉल्स वगैरह में कोई फंक्शन हो रहा होता है तो वो इतनी ज़्यादा आपके पास साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आपके कान में पड़ रही होती है कि आपको ओरिजिनल साउंड के बारे में पता ही नहीं लगता कि वो क्या रहा है। एको अलग चीज़ है, एको में आप लोग सुनाई दे सकती है, मतलब एक ख़ास 17 मीटर या उससे दूर के डिस्टेंस से वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव आ रही है, वो आपको आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर 17 मीटर के करीब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उधर से बार बार रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव आपके कान में पड़ रही हैं, तो आपका दिमाग उसको इतनी जल्दी एनालाइज नहीं कर सकता। जो हमारे कान के पर्दे के ऊपर आवाज़ ठहरती है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड। आप खुद देखें अगर 0.1 सेकेंड से कम ही कोई आवाज़ पलट कर वापस आ गई है तो जो दिमाग है वो एनालाइज नहीं कर पाएगा, वो सेंस नहीं कर पाएगा, तो वो कन्फ्यूजिंग आपके पास एक सिचुएशन बन जाएगी। तो ये जो एक आपके पास सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन को जो बार बार पलट के आवाज़ आपके पास वापस आ रही है, इसको कहते हैं रेवर्बरेशन। तो इस रेवर्बरेशन और एको में जो फ़र्क है वो यही है कि आपके पास एक डिस्टेंस बहुत करीब है और एक का डिस्टेंस आपके पास 17 मीटर या उससे दूर है। और एको को हम लोग रेमेडी इसकी ये है कि अगर हमने कम करना है एको को, अगर हमने कम करना है तो हम सिलेक्टिंग प्रॉपर डायमेंशंस या फिर अवॉइडिंग कॉन्टिन्यूस फ्लैट स्मूथ वॉल्स। अगर हम फ्लैट स्मूथ वॉल्स को, अगर कहीं पर एको बहुत ज़्यादा हो रही है और हमने उसको कम करना है, तो जो स्मूथ वॉल्स हैं हम उनका इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर हम ऐसी डायमेंशंस की जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऐसी डायमेंशंस के सिलेक्ट करें कि हमारे पास जो उससे रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ आ रही है वो कम से कम हो, अगर हम एको को कम करना चाहते हैं तो ये आज का रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज के बारे में टॉपिक था। अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।